Okay, so mechanical properties of matter beta. In the mechanical properties of matter, we'll be studying about elasticity, surface tension and viscosity. So elasticity कैसे define करते हैं अपन बेटा? The phenomenon of your regaining your original shape and your size, original shape and size after the removal of some external forces is called as of your elasticity. Clear है सभी को? चलो इसके अंदर हम लोग थोड़े टर्म्स डिफाइन करते हैं बेटा. पहला वाला टर्म देख लीजिए, डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स साथ में लिख लीजिए बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को क्लियरली? चलो, फर्स्ट वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग मतलब क्या बेटा? द फोर्स विच विल चेंज दी व्हाट शेप ऑफ द बॉडी. अगर खींच के कोई आपके कले पे मार दे तो आपका कला क्या हो जाएगा? सूझ जाएगा कि नहीं सूझेगा? Isn't it? यानी it is changing the shape of the body because of what? Some external force. Isn't it? कोई प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉल है जैसा मान के चलो, उसको अगर आपने क्रश कर दिया तो क्या वापस अपनी जगह पे आएगी? वो नहीं आएगी ना, ऑन द ओन. That is called as what? Deforming. The force which is changing the shape of the body or which is changing the length of the body is called as of what? Deformation. So what do you mean by deforming force beta? It is the force that causes deformation. Deformation मतलब अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करना. मान के चलो ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझो. अगर मान के चलो ये सीलिंग है, इस सीलिंग के पास यहां पर मैंने एक वायर लगा दिया ऐसा, ठीक है ना, ये मस्त ऐसा लगा हुआ है. अब मैंने इसको क्या किया, नीचे से इसको खींचना शुरू किया बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ. अगर मैंने इसको नीचे से खींचा तो क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है इसको? वायर का लेंथ क्या हो जाएगा? एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो अब ये जो बॉडी थी ना, अब यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है. तो यहां पर फोर्स के वजह से देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द बॉडी, यानी ये ओरिजिनल बॉडी था और ये इसमें चेंज आ गया. इस चेंज को हम लोग बोलते हैं एलोंगिएशन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए. ये मान के चलो ओरिजिनल लेंथ था, तो ये भी ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक ही है, लेकिन डेल्टा एल क्या है बेटा, यहां पर चेंज हो गया. तो एलोंगिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी whenever you are applying certain force in the downward direction, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस पे भी लगेगा फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना. तो बॉडी यहां पर क्या कर जा रही है? एलोंगिएशन हो रहा है इसके अंदर. देयर इज एन एलोंगिएशन इन दिस वन. और मान के चलो इफ द बॉडी इज टेकन लाइक दिस, मेरे पास ऐसा कुछ बॉडी है. नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन. इस पे मैंने फोर्स यहां पर लगाया और इस पे मैंने फोर्स यहां पर लगाया, तो ये क्या हो जाएगा बता? ये कंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, isn't it? तो ये भी अपना डायमेंशन चेंज करेगा, ये भी अपना डायमेंशन चेंज करेगा, लेकिन यहां पर ये क्या हो जा रहा है? कंप्रेस हो रहा है. तो ये हो जाएगा कंप्रेशन. यानी जब आप ये जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, इट इज कॉजिंग व्हाट बेटा? डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन मतलब वो साइज बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, यानी देयर मे बी एन एलोंगिएशन इन द वायर और देयर मे बी अ कंप्रेशन इन द वायर. डिफॉर्मिंग का फोर्स समझ में आया बेटा? डेफिनेशन, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स. बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट है इसके अंदर? डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या? द फोर्स दैट कॉजेज द डिफॉर्मेशन. The force that causes the deformation. So क्या पढ़ रहे थे हम लोग? Elasticity, the phenomenon of your regaining, the phenomenon of regaining the original shape and size after removal of external force is called as elasticity. And deforming force means it is the force that causes the deformation. ये deformation force के वजह से there may be either elongation in the wire or there may be a compression in the wire. Clear है? Clear बेटा? कोई डाउट है इसके अंदर? रिस्पॉन्ड करना. क्लियर है? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट हेडिंग बढ़ते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स. नोट्स लिख रहे हो ना आप लोग? रिस्टोरिंग फोर्स.
नो सेल्फ। व्हाट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स? मतलब रिस्टोरिंग मतलब मैंने अभी जैसा बोला, अगर आप लोग क्रिकेट कभी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, तो अगर टेनिस बॉल से खेल रहे हो, बेसिकली आपने टेनिस बॉल पकड़ा, उसको आपने फोर्स लगाया, इजंट इट? तो थोड़ा कंप्रेस होगा, और थोड़ा फोर्स लगाया तो और थोड़ा कंप्रेस होगा। तो जैसे आपने फोर्स निकाल दिया तो क्या बॉडी अपनी शेप रिगेन कर रही है? isn't it? So the force which can regain its original body, that type of the forces are called as what बेटा? Restoring force। और ये इंटरमोलिकुलर होता है बेटा, यानी इलास्टिसिटी की, जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड पे आपने एक फोर्स लगाया, छोड़ दिया, तो बॉडी क्या आपने वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, isn't it? वैसे ही अगर रबर बैंड को अगर मैं 100 बार करूं तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और फाइनली टूट भी जा सकता है। लेकिन इनिशियली कोई भी अगर रबर बैंड को मैंने एक फोर्स लगा के अगर छोड़ूं तो क्या वो बॉडी अपने आप फिर वापस आ जाएगी कि नहीं आएगी? सो द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? So I can say that it is the intermolecular, it is the intermolecular force, intermolecular force which is developed in your substance or material बोल सकते हैं, okay, which tries to restore, which try to restore its original dimensions, it's your original dimensions after removal of deforming forces। क्लियर है सभी को? So what is a restoring force beta? It is an intermolecular force, it is your intermolecular force developed in the substance which tries to restore its original dimensions after removal of your deforming forces, is called as of your restoring force। क्लियर है सभी को? Is that clear? तो अब मैं इलास्टिसिटी डिफाइन करता हूं, देखो बेटा, इसके डेफिनेशन के बाद आई कैन से दैट नाउ इलास्टिसिटी is property of, is the property of a substance और मटेरियल भी बोल सकते हैं, with which it regains its original configuration और डायमेंशन बोल सकते हो, और डायमेंशन after removal of deforming force, after removal of your deforming force on it, this is your elasticity। अब बात समझ में आई सभी को? So elasticity is nothing but what beta? Property of your substance with which it regains its your original configuration or dimension after the removal of your deforming forces on it, is called as of your elasticity। Is that clear? Definition समझ में आया सभी को अभी elasticity का? ठीक है? So the best elastic property as per the NCERT is, example for us is given as quartz। Okay, quartz is nearly a perfectly elastic body, but it's not perfectly elastic. I can say that is quartz is nearly perfectly elastic body, because in the universe there is nothing like of your perfect elastic or perfect plastic। ठीक है, चलो, if the substance doesn't regain its original dimensions, then such bodies are called plastic, or called as what? Plastic। Example as per the NCERT is clay,
और मैदा अपन पूरी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो वाले क्या होते हैं अपने को प्लास्टिक बॉडी होते हैं, क्योंकि एक बार अपने पानी में डाल के उसको घूमना शुरू किया तो क्या वापस वो आटा बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो वैसे वाले बॉडीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक बॉडीज बोल रहे हैं. सो इफ दिस सब्सटेंसेस डज नॉट रिगेन इट्स योर original dimensions, then such bodies are called as what beta, plastic bodies. The example is clay, maida, etc. यहां तक क्लियर है सभी को, बात समझ में आई? तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन क्लियर है सभी को? इलास्टिसिटी मतलब क्या बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड डायमेंशन after the removal of the deforming force on it is called as of your elasticity. The best example for that one is quartz fiber or quartz भी ले सकते हो. If the substance doesn't regain its original dimensions, then such bodies are called as of what beta? Plastic bodies. The best example for this one is of your clay or maida. Clear है? Any doubt in this one to anyone? तो क्या क्या definitions अपने को समझ में आया यहाँ पर? What do you mean by a deforming force? What do you mean by a restoring force? How do you define the elasticity and how do you define the plasticity? Clear है? क्लियर है बेटा यहां तक? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, कुछ डाउट? कुछ भी डाउट नहीं है? कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं इलास्टिसिटी का. फर्स्ट वाला देखो बेटा, अगर मेरे पास एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, एक बॉडी है हैंगिंग कर रहा है बेटा, तो मैंने इसको क्या किया कि लोअर सरफेस पे से, इस पार्ट पे से मैंने एक फोर्स लगाया इस पे, इस तरह से. ये जो फोर्स लग रहा है इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा? कोई बोल सकता है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इट इज बेटा? जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो व्हेन आई अप्लाई द फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो क्या इस बॉडी का डायमेंशन चेंज होगा? तो क्या इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफॉर्मिंग फोर्स. तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं बेटा मैं, इनर पार्ट का, तो ये एरिया जो क्या करेगा ना, अपने आप को रेसिस्ट करेगा, तो अपने आप को कोई भी बॉडी चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी. है कि नहीं? अपनी बॉडी अपनी जगह वो फिक्स रहेगी. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है तो उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगी. तो वो जो इंटरनल फोर्स, यानी वो मटेरियल के अंदर जो फोर्स ऑपोजिट में लग रहा है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स. तो ये फोर्स जो लग रखना है कैपिटल एफ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिस्टोरिंग फोर्स. जैसे रबर बैंड में होता है, रबर बैंड में आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन अंदर के वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, उसको वापस उस बॉडी को फिर वापस अपनी जगह पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो रहा है अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स. बात समझ में आई? है बात समझ में आई? ठीक है. अब यहां पर इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है देखो बेटा, वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स इन दिस वन. देखो फर्स्ट वन इज प्रेशर. हम पर कोई प्रेशर भी लगा रहे हैं इस पे, so pressure is represented by P. This pressure is right now is called as of your deforming force divided by area. Deforming force divided by area, that मतलब force by area. इसका यूनिट क्या होता है बेटा? Force is measured in Newton, area is measured in meter square. So I can say that 1 Newton per meter square is also called as of your 1 Pascal, represented by 1 PA. 1 Newton per meter square is also called as of your what? 1 Pascal. Clear है बेटा? Is that clear? 1 Newton per meter square is also equal to how many dynes? कोई बोल सकता है?
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 to the power of 5 डाइन्स डिवाइडेड बाई 1 मीटर मतलब कितना 10 पावर 2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर है कि नहीं 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 पावर 2 यानी 100 का होल स्क्वायर तो ये कितना बनेगा बेटा 10 to the power of 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power of 2 का होल स्क्वायर मतलब 10 to the power of 4 into 9 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो इसमें से 4 और इसमें से एक चले गया तो आई कैन से दैट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बात क्लियर है सभी को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है कन्वर्जन क्लियर है सभी को 1 Newton per meter square is equal to how much beta 1 Pascal another name for 1 Newton per meter square is what for me 1 Pascal and 1 Pascal is also equal to 1 Newton per meter square or 1 Pascal is equals to 10 dynes per centimeter square clear है सभी को तो ये फोर्स की वजह से हम लोग इसके अंदर टू टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रहे हैं बेटा एक डिफाइंड होता है अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू restoring force acting per unit area मतलब stress is equals to I can write mathematical formula stress is equals to your restoring force divided by area तो क्या प्रेशर के बराबर ही आ रहा ना ये भी So stress is equals to restoring force divided by your area. Restoring force divided by area. That is force by area. Force by area. उसके साथ साथ और एक टर्म भी आ रहा है basically that will be called as of your strain. Strain is equals to your change in dimensions. Change in your dimensions divided by original dimensions. Okay, so strain is equals to your change in dimensions divided by your original dimension. ये दोनों भी डायमेंशन से चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन है बेटा तो इसके लिए कोई भी यूनिट्स नहीं रहेगा सो देयर आर नो यूनिट्स फॉर दिस ठीक है स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्लियर है इज इट क्लियर इसके अंदर दो डेफिनेशंस डिफाइन कर रहे हैं बेटा जब भी कोई भी एक वायर को अगर हम लोग खींच रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है जो फोर्स अपन लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं जो फोर्स इंटरनली लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स ये दोनों फोर्स की वजह से हम लोग को तीन डेफिनेशंस निकल के आ रहे हैं एक तो प्रेशर है जो डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पास्कल एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक हो गया उसके बाद स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट बेटा रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर योर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस विल बी इक्वल टू योर रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय योर एरिया रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय योर एरिया क्लियर है इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके बाद और एक डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पर स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट बेटा चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल डायमेंशन यहाँ तक क्लियर है सभी को इसमें कुछ डाउट है किसी को यहां तक क्या कॉन्सेप्ट में सभी को क्लैरिटी है कुछ डाउट्स है समझ में आया सभी को यहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स डिफाइन किया हम लोग ने रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन किया उसके बाद फिर इलास्टिसिटी को डिफाइन किया उसके बाद प्लास्टिसिटी को डिफाइन किया उसके बाद अपन कॉन्सेप्ट में उतर रहे हैं अपन क्या बोला कि कोई भी वायर को अगर अपन खींच रहे हैं तो उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं जो इंटरनली फोर्स लग रहा है वायर के अंदर उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं तो यहाँ पर तीन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वन इज नोन एज ऑफ योर प्रेशर नेक्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज नोन एज ऑफ योर स्ट्रेन ठीक है So first one is pressure. Pressure is equal to deforming force divided by area. Unit is Newton per meter square. 1 Newton per meter square is 10 dyne per centimeter square. Stress is equals to restoring force by area. उसका भी यूनिट होता है Newton per meter square.
और स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन लेंथ और लेंथ ही होगा, तो दोनों को सिंप्लीफाई करें तो अपने को नो यूनिट्स, सो इट इज नो यूनिट्स नो डायमेंशंस फॉर दैट पार्ट। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो जल्दी से। अरे शर्माना नहीं बेटा, जरा बात किया करो, अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो परेशानी होगी ऑनलाइन क्लासेस में। इंटरेक्शन करते रहना। नोट्स लिख रहे हो आप लोग सभी लोग? हाँ, नोट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? बोलना। आर यू राइटिंग द नोट्स बेटा? ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दो एक ही साथ करा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ योर स्ट्रेसेस एंड एज वेल एज ऑफ योर स्ट्रेन। फर्स्ट वाला देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नीट एंड एज वेल एज ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी। फर्स्ट वाला होता है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोनों के लिए भी बात कर रहा हूँ, एक ही साथ ही बात कर लेंगे, फिर अलग अलग हेडिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी इसका मतलब ये है, अगर ये मेरे पास एक वायर है जो हैंग कर रहा है फ्रॉम द सीलिंग, मान के चलो यहाँ पर कहीं पर एक वायर है इस तरह से, ठीक है। इस वायर यहाँ पर अभी ये फिक्स है, हम लोग ने इस पे एक वेट अटैच किया हुआ है इस तरह से, ये वेट अटैच किया हुआ है कैपिटल एम। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू एम इंटू जी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सचेंज होगा, ये मान के चलो इसका ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है L, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कितना है L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले रहा हूँ इनिशियली, तो इसका इनिशियल एरिया विल बी सर्कुलर है, तो पाई इंटू योर आर स्क्वायर, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो अब ये फोर्स के वजह से, यानी ये वेट के वजह से स्लोली ये वायर में क्या हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या चेंज होंगे, किसी को दिखाई दे रहा? लेंथ बढ़ेगा और एरिया भी चेंज होगा। सो बोथ एल एंड ए क्या हो जाएंगे बेटा, चेंजेस। दोनों चेंज होंगे कि नहीं होंगे? लेंथ बढ़ेगा, एरिया डिक्रीज होगा, तो दोनों में भी चेंज आ रहा है, लेंथ में भी चेंज आ रहा है और एरिया में भी चेंज आ रहा है। क्लियर है सभी को? फर्स्ट पॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में लेंथ इज चेंजिंग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो चेंजिंग। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि मास नहीं चेंज हो रहा, तो वॉल्यूम इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट। और इसके साथ क्या शेप चेंज हो रहा है बेटा? वायर का शेप तो वायर में ही रहे ना, खाली थिकनेस और एक्सटेंशन ही बढ़ रहा है बेसिकली, लेकिन शेप नहीं चेंज हो रहा। अगर लीनियर वायर है तो लीनियर वायर ही रह रहा है, तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं शेप डज नॉट चेंज, शेप डज नॉट चेंज, ठीक है। और फोर्थ वन वाला है नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्थ वन वाला होता है नॉर्मल स्ट्रेस। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है फॉर एवरीवन? तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, सो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब इसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विल बी, longitudinal strain
इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूँ और ओरिजिनल लेंथ को एल से लिखता हूँ, या कभी कभी हम लोग एक्सटेंशन ई लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई एल। सो डेल्टा एल मतलब क्या बेटा, डेल्टा एल इज नथिंग बट ऑफ योर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और डेल्टा एल की जगह हम लोग ई लिख रहे हैं, ई इज नोन एज व्हाट, एक्सटेंशन। वन एंड द सेम, दोनों का मतलब एक ही है। एल इज नथिंग बट योर ओरिजिनल लेंथ, एल इज नथिंग बट योर ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रिलेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेस में क्या क्या समझ में आया बेटा आप लोग को? एक बात तो वेरी क्लियर है, लेंथ एंड एरिया दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, शेप इज नॉट चेंजिंग, और ये जो स्ट्रेस लग रहा है ना नॉर्मली लग रहा है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इसके अंदर कुछ डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? क्लियर है बेटा? स्ट्रेस में कैसे लिखोगे बेटा, इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर फोर्स कितना है बेटा, m इंटू जी है, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, पाई इंटू योर आर स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर रेडियस दे दिया ऑफ द वायर, मास दे दिया, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एफ बाई योर ए, इट इज mg डिवाइडेड बाई योर पाई इंटू योर आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज बल्क स्ट्रेस। नंबर 2, बल्क स्ट्रेस। ओके, एंड बल्क स्ट्रेन भी यहीं कर लेते हैं हम लोग। बल्क स्ट्रेस, बल्क मतलब क्या, देखो यहाँ पर अपन फिजिक्स लैंग्वेज में बल्क किसको बोलते हैं, मतलब अगर चेंज इन वॉल्यूम होता है तो वैसे वाले स्ट्रेसेस को हम लोग बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बेसिकली मान के चलो ये मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो यहाँ से मैंने इसको कुछ प्रेशर लगाया, यहाँ से मैंने इसको कुछ प्रेशर लगाया, यहाँ से कुछ इसको मैंने प्रेशर लगाया, यहाँ से कुछ मैंने प्रेशर लगाया, अतराफ से अगर मैं इसको प्रेशर लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या ये डायमेंशन चेंज करके यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा बेटा? तो इसमें कितना चेंज हुआ, ये जो चेंज दिख रहा है ना, इसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल्क स्ट्रेस में क्या हो रहा है, देखो बेटा, नॉर्मल बल्क स्ट्रेस भी परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। फिर से उसके साथ इसमें क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसमें। देखो ओरिजिनल वॉल्यूम तो बाहर था, अभी अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, देखो ए वाला वॉल्यूम आ रहा है अपने, there is a change in the volume, so I can write there is a change in the volume bulk stress. Or shape doesn't change, shape doesn't change, स्पेरिकल है तो स्पेरिकल ही है, लेकिन खाली वॉल्यूम चेंज हो रहा है बस। तो हम लोग इसमें बल्क स्ट्रेस कैसे लिखते हैं बेटा, कोई बोल सकता है? बल्क स्ट्रेस will be equal to your delta p because of pressure है, so that is your force by your area के। तो बल्क स्ट्रेन कैसे लिखोगे, बल्क स्ट्रेन will be equal to change in volume by original volume, change in volume by original volume। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो अपने को माइनस के साथ लिखेंगे उसे, ठीक है ना? सो वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और बल्क स्ट्रेस इज इक्वल्स टू योर चेंज इन प्रेशर और फोर्स बाय एरिया। तो वॉल्यूम इसमें चेंज हो रही है बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस सेम हो रहा है, शेप इज नॉट चेंजिंग इन दिस वन। क्लियर है सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चेंज को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स चेंज, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। बस समझ में आए सभी को? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस वन? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? चलो वेरी गुड। थर्ड वाला जो स्ट्रेस अपन पढ़ते हैं पूरा, इसको हम लोग फिर डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेसिक बेसिक, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर इसको एवरीवन। नेक्स्ट वन वाला होता है shearing stress, or we also call that one as of your tangential stress, और shearing strain भी बोल सकते हैं, और एक वाला भी change in dimension by original dimension। इसमें होता क्या, देखो shearing stress में बॉडी का शेप जो है ना चेंज हो जाता है, यानी फर्स्ट वन इसमें लिखते हैं it is a tangential stress, it is a tangential stress। मतलब क्या बेटा,
आपकी केमिस्ट्री बुक वगैरह देखे होगे, मोटी सारी होती है, अगर उसको रख के अगर मैं ऊपर पे फोर्स लगा रहा हूँ टैंजेंशियली, तो क्या शेप थोड़ा चेंज होगा कि नहीं होगा? So the force which is acting on that one is tangent. That is the reason this is also called as of your tangential stress. उसके अंदर शेप चेंज हो जाता है बेटा, शेप चेंजेस, शेप चेंजेस, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। ओके, इज इट क्लियर? देखो होता कैसा है मैं बता रहा हूं एक बार। ये मान के चलो एक बॉडी है मेरे पास, ये वाली और एक बॉडी, ये इस तरह से, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज केप्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा रखा गया हुआ है। कॉल करके आओ बेटा। हाँ बोलना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा टैंजेंशियल, तो यहाँ पर से अगर इस पे फोर्स लगा रहे उस तरह से, ये जो फोर्स होता है ना, इसको हम लोग टैंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। इसका नहीं, ये फंक्शन बराबर नहीं आ रहा, तो इस पे क्या हो रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशन देखो, मैं यहाँ पर दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है और ये पॉइंट भी यहाँ पर फिक्स है, ये देखो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर फिक्स्ड, ए एंड बी आर फिक्स्ड, ए पॉइंट भी फिक्स है, ए पॉइंट भी फिक्स है, जो मैंने डॉट से ड्रॉ किया वो फिक्स है अपने पास, और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस वन इन दिस डायरेक्शन। टैंजेंशियल पे जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मुझे ये पता चला कि ये ऊपर वाला बॉडी जो है ना, ये वाला बॉडी लिटिल बिट फ्रंट डायरेक्शन में खसक जाएगा, तो ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है और ये बॉडी यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, तो थोड़ा सामने चले जा रहा है कि नहीं, सो द बॉडी इज स्लाइटली मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। मैं इसका एफबीडी बता रहा हूँ, देखो एक वन बार डायमेंशन में, अगर ये बॉडी ऐसी थी इनिशियली, फोर्स लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स्ड है बेटा, ठीक है, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया इस पे ऐसा, जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया और यहाँ वाला का पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो ये बॉडी का समय मैंने किया तो ये बॉडी का डायमेंशन ऐसा कुछ बन गया, बस समझ में? तो इसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, ये थोड़ा सा एंगल में चेंज हो गया, दैट एंगल इज कॉल्ड एज फाई, ये दिस इज योर एक्स एंड दिस वन इज योर एल। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? तो चेंज कितना हो रहा है बेटा, दिस इज योर चेंज, दिस वन इज योर चेंज, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर फाई, दिस इज योर एल। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, बट देयर इज चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो हम लोग इसके अंदर शियरिंग स्ट्रेन देखो कैसा डिफाइन करते हैं, शियरिंग स्ट्रेन is represented by your tan phi. So from the figure I can write tan phi is equals to change in length divided by original length. ठीक है ना? As phi is very small, as phi is very small, so tan phi can be approximated to phi. तो अपने को जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, shearing strain is represented by phi, so phi is equals to your x by your l. So this phi is known as what बेटा, shearing strain। फिर से एक बार बतलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो एक बार देखो। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या बेटा, कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग टैंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी बॉडी पे अगर अपन टैंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, इफ द बॉडी इज चेंजिंग द डायमेंशन फ्रॉम द अबव, so such type of the stresses are called as what, shearing stress। इसका और एक नाम क्या है बेटा अपने पास, tangential stress। this is also called as of your tangential stress। यहाँ पर शेप चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम रिमेन्स फॉर मी कांस्टेंट इन दिस वन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा अपन, tan phi से, so from the figure you write see tan phi is equal to how much बेटा, x by l। as phi is very small so tan phi is your phi, तो शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है अपने को रिप्रेजेंट करा जाता है phi से, so phi is equals to your x by l, so phi is known as what बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ डाउट इसके अंदर? देखो थर्ड वन में शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, सारी चलो क्लियर है? चलो एक बार देख लो, कुछ डाउट रहा है तो फिर
क्लियर है बेटा सभी को? कुछ डाउट है? समझ में आ रहा आप लोगों को? खाली बैठे हुए हैं सोच रहे क्या तो भी हो रहा बोल के? हाँ हाँ बेटा, क्लास समझ में आ रही है? सो रहे, आफ्टरनून है, खाना गिना खा लिया, आराम से नींद आ रही सरकार है नहीं? ऑफलाइन में मुश्किल, ऑनलाइन में वो भी नहीं लिख रहे, नोट्स भी नहीं लिख रहे नहीं आप लोग? लिख रहे हैं यहाँ तक? कभी को कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो, समझ में आया बेटा? वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को डाल देता हूँ, तो आप लोग को कहीं पर भी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग उस पार्ट को भी देख ले सकते हैं आराम से, ठीक है? ठीक है ना बेटा? यहाँ तक तो क्लियर है? इसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम लोग कल के क्लास में जाएंगे, क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास है, सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ये ले रहा हूँ। कल से प्रॉपरली प्लान करके विल ट्राई टू मेक इट ऑफ योर क्लासेस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।